हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है क्या देखे थे बच्चों, हम लोग देखे थे जैक द्वारा जारी किए गए 2022-23 के सेट को और सेट 1 के सारे एमसीक्यू पे डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 35। तो चैनल पे बने रहे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दे ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। और यदि आप चैनल को अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, जाइए और जाके पहले देख के आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द। अब कह रहा है एंगल ऑफ डेविएशन आपका किस पर डिपेंड है बच्चों। तो देखिए एंगल ऑफ, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है बच्चों, है ना। अब प्रिज्म से ये आता है इंसिडेंट रे, है ना। अब इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन ऐसे जाता है, मुड़ जाता है ना। तो आपका देखिए जो जाना चाहिए था इंसिडेंट और जो आपका निकला क्या इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों डेल्टा से। किससे करते हैं बच्चों, डेल्टा से, है ना। डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं यहाँ के एंगल को। तो अब डेल्टा किस पर डिपेंड करता है बच्चों, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कहीं कहीं आपको देगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और कहीं आपको देगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बच्चों दोनों पे ही यहाँ पे जो देखा जाए तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यस ठीक है। लेकिन हाँ कहीं कहीं गूगल में इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको कहीं कहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिखेगा, कहीं इंसिडेंस। तो मेरे 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 नजरिए से हमको लगता है कि इसका आंसर दोनों होना चाहिए। बट इस सेट के अनुसार जो सेट दिया है, इस सेट के अनुसार आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है ना। तो कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। हमको तो लगता है सी नंबर सही होगा, ठीक है। तब आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है देखिए, बुरा है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। बुरा है एक डबल स्लिट इंटरफेयर का एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। इंटरफेयर का क्या हुआ, इंटरफेरेंस का एक एक्सपेरिमेंट हुआ और हवा में किया गया पहले, फिर उस पूरे अरेंजमेंट को आपको वाटर में डुबा दिया गया। तो फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, तो देखिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यदि आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है क्या बच्चों, लैम्डा इज सॉरी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। अब लैम्डा क्या है, तो लाइट का जो है वेवलेंथ है। डी क्या है, डी आपका जो स्क्रीन है उसका डिस्टेंस। और डी क्या है बच्चों, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी होता है विड्थ, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया होता है। अब एक बात बताइए, यदि हम एयर में रखेंगे तो जो लाइट का वेवलेंथ वो कम होगा, लेकिन यदि अरेंजमेंट को पानी में डुबा दे तो उसका जो वेवलेंथ होता है बच्चों, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, बताइए। वेवलेंथ कम हो जाता है ना, वेवलेंथ कम हो जाता है। लाइट का जो वेवलेंथ था ना वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेवलेंथ यदि कम होगा बच्चों तो इसका मतलब है उसका स्लिट का जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी जो फ्रिंज का विड्थ है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्यों बच्चा, क्योंकि ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। वाटर में डुबाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर में डुबाएंगे तो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। बोला द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी। बोला जो एक सोर्स है, लाइट का सोर्स, वो इंफिनिटी पे है। मान के चलिए एक पॉइंट सोर्स है वो इंफिनिटी पे है। अब इसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, मान लीजिए बहुत बड़ा रेडियस है तो इसका छोटा पार्ट बताए थे क्या होता है, इस प्लेन की तरह काम करता है ना। या फिर मान लीजिए क्या है आपका लीनियर है ना, क्या है, लीनियर है। तो उस लीनियर के कारण यदि हम बनाएंगे वेव फ्रंट तो उसका एक छोटा सा पार्ट कैसा काम करेगा, प्लेनर की तरह, क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस हो जाएगा।
सोचिए ना कि सर आपका अर्थ क्या है, अर्थ हम लोग पता है स्फेरिकल है, लेकिन हम लोग को क्या दिख रहा है, फ्लैट। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है बच्चों, है ना। तो जब बड़ा वेव फ्रंट हो जाता है ना, तो फिर उसका जो शेप है वो हो जाता है प्लेनर। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर क्या है बच्चों, देखिए, द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। अब बोल रहा है जो इंटरफेयर का फिनोमेना है वो किस पर बेस्ड है। अब देखिए, इंटरफेयर किसका होता है, लाइट का होता है। अब लाइट क्या है आप ही बताइए। तो लाइट है आपका एनर्जी, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन पर ही वो बेस्ड होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है कि मास द चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, चार्ज ऑफ फोटो, अब इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, अभी सोचिए। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अब कह रहा फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, अब तो ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो है बच्चों, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं तो 26 देखते हैं ना। अब कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन। अब कह रहा है कि करंट का स्ट्रेंथ कितना होगा। करंट जो फोटो करंट होता है, मान लीजिए ये ऐसा बल्ब होता है ना, इसमें कैथोड होता है, एनोड होता है, अब इसमें लाइट आता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है इससे। तो इलेक्ट्रॉन जब बच्चा जा रहा है तो कितना कितना तेजी से जाएगा, उसी पे डिपेंड करेगा करंट। अब बताइए किस पर डिपेंड करता है, तो लाइट का इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लाइट जो आ रही है वो कितना इंटेंसिटी लेकर अपने पास अपने साथ आ रही है, तो उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो रेडिएशन आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ताकत कितनी है, ये जितना ताकत लेके आएगा, लाइट जो करंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, लाइट के जो करंट बनेगा उसका इंटेंसिटी भी उतना ही ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अब बोल रहा है क्या होगा बताइए, एक पार्टिकल्स है जिसका मास है m और ये एनर्जी कितना लेके आ रही है e, तो वेवलेंथ कितना होगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1/√2m e, है ना, ये होता है बच्चों। अब देखिए कहां पर है ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर h हो जाता है प्लैंक कांस्टेंट, है ना। तो h/√2m e, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 28। बुरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। बुरा न्यूक्लियस का साइज क्या होता है लगभग बताइए, उसका साइज क्या होता है न्यूक्लियस का। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियस का साइज जो होता है ना, लगभग वो 1 FM मान के चलिए, 1 फर्मी मीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर मान के चलिए, है ना। अब 15 कहां पर है देखिए रेंज, तो आपको दिख रहा है 20 डी सब में है, लेकिन अब 15 होगा और इसके करीबन कौन होगा 10 टू द पावर माइनस 14। बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है बच्चों, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर होगा, यही होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आगे की ओर 29 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल फॉल्स विद इन विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें कह रहा है कि विजिबल रे जो होता है ना वो आपका किस में आता है बताइए, विजिबल रे किस में आता है। तो विजिबल रे आपका आ जाता है बामर सीरीज के अंदर। कौन सा सीरीज के अंदर, बामर सीरीज के अंदर, है ना। देखिए बात को समझिए, लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रे आता है, कौन सा आता है यूवी रे, है ना, यूवी रे। बामर सीरीज में कौन आता है बच्चों, बामर सीरीज में आपका आ जाता है कौन, तो विजिबल रे जिससे हम लोग देख पाते हैं ना, तो समझिए बामर है ना, बामर। बामर याद रखिएगा बंदर, और बंदर देख सकता है, तो विजिबल रे, ठीक है, खाली इसको याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, पास्चन और पिफंड में जाता है इंफ्रारेड, है ना, इस सबका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, 30 में क्या कह रहा है, बड़ा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल, ठीक है। द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर, क्या हो जाएगा बताइए। बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक एटम है, या जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उससे बीटा पार्टिकल निकल गया। अब बीटा का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता नहीं है लेकिन चार्ज तो होता है। अब मान लीजिए पहले उसका एटॉमिक नंबर Z था, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z+1, क्योंकि एक पॉजिटिव का ताकत बढ़ जाएगा। लेकिन क्या मास में कोई चेंज आया, तो नहीं। तो बच्चों ये हो गया आपका पेरेंट, और इसके कारण जो बनेगा वो हो गया डॉटर। अब पेरेंट और डॉटर के बीच, पेरेंट और
डॉटर के बीच कैसा रिश्ता होगा? तो देखिए मास सेम है, मास सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसोबार। देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे आइसोबार आइसोटॉप, है ना। इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में भी क्या होता है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो आइसोबार्स उसको कहते हैं जिसका एटॉमिक मास तो सेम हो जाता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, समझिए क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ spherical nucleus is measured by an electron scattering is 3.6 fm. What is the mass number of nucleus is most likely to be? अब कह रहा है जब एक एटम का जब न्यूक्लियस मापा गया तो आपको कितना मिला? 3.6 fm। अब fm मतलब बच्चा बता दे 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। और एक चीज आप जान लीजिए कि रेडियस जो होता है ना एक न्यूक्लियन का वो होता है 1.2 fm। अब आपको करना क्या है समझिए। अब अब जो है, अब सोचिए आपका न्यूक्लियन होगा कहाँ? आपका न्यूक्लियन होगा न्यूक्लियस के अंदर, है ना। बहुत सारा न्यूक्लियन होगा, कौन कौन होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एक बात बताइए, इसका वॉल्यूम यदि हम क्या मान लेते हैं? भी। और छोटे वाले का इस सब को मान लेते हैं भी, छोटा स्मॉल भी। तो एक बात बताइए, इस जगह पे क्या लिया हुआ है? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या लिया हुआ है? न्यूक्लियन। बोले तो कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब क्या होगा बताइए? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम किसका? बताइए बताइए किसका? न्यूक्लियस का। और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस का नीचे में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हो रही है। तो बताइए वॉल्यूम क्या होता है? आप ही बताइए। वॉल्यूम आपका होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ये हम कैपिटल आर ले लिए किसका? न्यूक्लियस का। और इसका 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। देखिए ये और ये कट जाएगा। अब आर आर है ना, तो आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा। अब सोचिए अब क्या होगा। तो अब देखिए न्यूक्लियस का साइज दिया कितना है बच्चों? 3.6। तो ऊपर हो जाएगा 3.6 fm। और बताइए एक न्यूक्लियन का साइज क्या बताया? 1.2 fm। अब डिवाइड कर दीजिए, fm fm तो कट गया, 3 बार में कटेगा, इसका क्यूब लगेगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 3 का क्यूब हो जाता है 27। अब देखिए 27 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अब आते हैं 32 पे। अब 32 में क्या कह रहा है? 32 में कह रहा है इन रिवर्स बाइसिंग। जब रिवर्स बाइसिंग होता है, रिवर्स बाइसिंग मतलब क्या होता है? जब आप पीएन जंक्शन डायोड को उल्टा जोड़ देते हो, माने प्लस को, देखिए ये प्लस ये नेगेटिव है, तो प्लस को आप जोड़ देते हैं बैटरी का नेगेटिव से और नेगेटिव को जोड़ देते हैं बैटरी का पॉजिटिव से, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में करंट जाता है कि नहीं जाता है? जाता है बच्चों, लेकिन कम जाता है, स्मॉल अमाउंट पे, ज्यादा नहीं, है ना। स्मॉल अमाउंट पे जाता है और इसका डिप्लेशन लेयर का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, ज्यादा रोकना ज्यादा ज्यादा शुरू कर देता है। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, तो ये तो हो नहीं सकता है, ज्यादा तो फॉरवर्ड में जाता है। नो करंट फ्लोज, तो ये भी गलत है, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करता, ये भी गलत है, क्यों? करंट फ्लो करता है लेकिन कब? ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज। यस, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है जंक्शन पर, ठीक है, ज्यादा हो जाता है। डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। हाँ, तो पोटेंशियल बैरियर जो होता है वोल्टेज वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 32 हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में क्या कह रहा है बच्चों? 33 में आपको कह रहा है कि टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ। अब देखिए क्या कह रहा है? आपका कह रहा है आपका एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन माने ग्रुप 14 है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं बच्चा? सेमी कंडक्टर। अब दो टाइप के सेमी कंडक्टर बनते हैं, एक होते हैं पी टाइप, एक होते हैं एन टाइप। जब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाइएगा, ग्रुप 13, तो कम वाले को मिला रहे हैं तो पी टाइप पॉजिटिव, क्योंकि ये डोनेट करता है। और जब ज्यादा वाले को मिलाइएगा तो ये इससे लेना शुरू कर देता है, तो एन टाइप बन जाता है। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, है ना। तो एक पॉजिटिव टाइप, एक नेगेटिव टाइप। अब कम वाले ग्रुप 13 में कौन कौन है? याद कीजिए, ग्रुप 13 यदि आपको ट्रिक पता हो तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप 13 में कौन कौन सा है। भिंडी आलू गाजर इन थैला, भिंडी आलू गाजर मैंने बोरान एल्युमिनियम गैलियम जो भी आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। माने यदि आपको पी टाइप चाहिए
तो सिलिकॉन में मिला देंगे ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम। और यदि आपको क्या चाहिए होता है एन टाइप, तो आप किसको मिलाइएगा, ग्रुप 15 ज्यादा वाले, है ना। तो कितना नंबर हो गया, ग्रुप 13 नंबर हो गया। अब 34 पे चलते हैं। 34 में क्या बोल रहा है, इन सेमी कंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। बोला सेमी कंडक्टर में आपका करंट को फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बताइए। तो आपका जो सेमी कंडक्टर होता है बच्चों, उस सेमी कंडक्टर में दोनों चीजें होती है, होल्स भी होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी होती है, होल्स भी होती है और इलेक्ट्रॉन भी। यहाँ पे होल्स भी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है बच्चों, बी में कह रहा है आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझना है और इस वीडियो को समाप्त करूंगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में इन फुल वेव रेक्टिफायर, जब क्या हो जाती है रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होती है, वैसी रेक्टिफायर जो एसी के पूरे वेव को डीसी में चेंज कर देता है, तो फुल वेव। आधे चक्कर को करता है तो हाफ वेव, और पूरे चक्कर को करता है तो बच्चा फुल वेव। अब इनपुट एसी है जो फ्रीक्वेंसी न्यू, अब कह रहा था आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इज क्या हो जाएगा। फिर से एक बार बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला इन फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट एसी हैज फ्रीक्वेंसी न्यू। अब बोला इनपुट का वैल्यू न्यू है, तो आउटपुट का क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। देखिए इनपुट में न्यू, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो एक बात को समझिएगा बच्चा, जो हाफ वेव होता है हाफ वेव, उसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, माने न्यू का न्यू। लेकिन जब फुल वेव हो जाता है तो न्यू का क्या हो जाएगा, टू न्यू, डबल हो जाता है, याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ भी लिख दिया लेकिन होता है न्यू, क्योंकि न्यू को हो सकता है प्रिंटिंग में गलती हुआ होगा, है ना। तो यदि फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आउटपुट हो जाएगा बच्चों टू न्यू, डबल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 35 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का, है ना। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और घंटे पे मुक्का मारिए और बेल आइकन को दबा के जाए, ताकि मेरे सारे अपडेट आप तक पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।